करेंगे हिंदुस्तान जिंक की। और कंपनी जिंक, लेड, सिल्वर और कैडमियम उत्पादन में लीडिंग कंपनियों में से एक है। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे भी अच्छे रहे हैं और तिमाही आधार पर देखा जाए तो आय में 3% का इजाफा देखने को मिला है, जबकि मुनाफे में भी हमने हल्की बढ़त दर्ज होते हुए देखी है। अब नतीजों के साथ साथ जिंक की कीमतों में हुए इजाफे के बाद इसके प्रोडक्शन आउटलुक पर बात करेंगे। साथ ही डीमर्जर को लेकर सरकार के विनिवेश पर भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा। अरुण, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हम नतीजों की बात कर रहे हैं उससे पहले कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली अगर हम देखना चाहें तो जिंक की जो कीमतें हैं लगभग 14% के आसपास बढ़ती हुई हमने देखी हैं पिछले एक महीने में। क्या आप ये कहेंगे कि कमोडिटी अप साइकिल की बस ये शुरुआत हो रही है, या आपको लग रहा है कि ये बस टेम्पररी मूव है जो हम देख रहे हैं और बहुत लंबा सस्टेन नहीं करेगा? तो जिंक प्राइसेस हम लोग पहले से ही उम्मीद रखे थे कि दिसंबर तक बढ़कर के $3000 पर टन होना चाहिए, लेकिन उससे अभी जो उछाल आया है उससे देख के लगता है ये $3000 का मार्क उससे पहले ही पार कर जाएगा। मुझे लगता है कि कभी लगभग अगस्त सितंबर तक ये $3000 पर टन का मार्क को पार कर लेना चाहिए। अरुण जी, ये बताएं, पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो आपने हाईलाइट किया था कि फिलहाल डिमांड को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल डिमांड भी कंटिन्यू कर रही है और थोड़ी सी स्लगिश ही रहेगी जैसे कि ट्रेंड दिखाई भी दे रहा था। लेकिन 3 महीने बाद अभी अगर ताज़ा डिमांड एनवायरनमेंट में ग्लोबली और भारत के लिहाज से भी समझना चाहूँ तो क्या कोई बदलाव? अभी वर्ल्ड ओवर एक पॉजिटिविटी आया है मार्केट में। हम लोग जैसे देख रहे हैं कि डिमांड काफी बढ़ रहा है। चाइना में टर्न अराउंड लगभग है। एंड अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, रशिया का ऊपर जो एलएमई का बैन है, मेटल स्टॉक करने का, ये सब देख कर लगता है कि अभी एक तरफ से डिमांड, दूसरे तरफ इसका जो स्टॉकिंग कैपेसिटी कहाँ क्या करना है, उस हिसाब से इसका प्राइसेस और बढ़ेगा। अरुण, मेटल प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो एनुअल मेटल प्रोडक्शन FY24 में जिंक की कीमतों के लिहाज से या प्रोडक्शन कॉस्ट के लिहाज से आपने जो अचीव किया है 1117 मेट्रिक टन डॉलर्स का, वो पिछले 3 साल में सबसे कम है। अब इसी तर्ज पे आउटलुक FY25 के लिहाज से मेटल प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेकर आप क्या जता पा रहे हैं? FY25 में हम लोग लगभग करीब 1.1 मिलियन टन से ऊपर मेटल प्रोडक्शन करेंगे और कॉस्ट लगभग $1050 के आसपास लाएंगे। और सिल्वर लगभग 750 से 775 टन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। अरुण, यहाँ पर बोर्ड ने सितंबर में कुछ डीमर्जर के प्लान्स अनाउंस किए थे जहाँ पर सेपरेट एंटिटीज बनाने की बात सामने आई थी जिंक को लेकर, लेड, सिल्वर और रिसाइकलिंग बिजनेस। अब आप बताएं कि सरकार ने इस पूरे ऑफर को रिजेक्ट भी किया है, तो अब ये डीमर्जर कंप्लीटली ऑफ द टेबल हो गया है या किसी भी तरह की सफाई जो आप देना चाहें इसको लेकर? नहीं, सरकार ने कहीं पर, सरकारी जो डायरेक्टर्स हमारे बोर्ड में है, उन्होंने कहीं पर इसको नकारा नहीं है। हाँ, उनका उनका कहीं क्वेश्चंस था इसके, जो हमारे कैलकुलेशन है, जो हमारा प्रेडिक्शन है शेयर प्राइस का, उसके बारे में काफी क्लैरिफिकेशन चाहिए था, जो क्लैरिफिकेशन हम लोगों ने प्रोवाइड किए है और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं और इसमें वार्तालाप करने के लिए। एक और उनका उनका जो चिंता है वो कि क्योंकि गवर्नमेंट को डाइवेस्टमेंट करना है शेयर्स का, तो वो ओएफएस रूट से होगा। उसके साथ ही अगर रिस्ट्रक्चरिंग होगा तो हो सकता है जो निवेशक है उनके ऊपर इसका असर आए और लोग इंटरेस्ट नहीं ले डाइवेस्टमेंट के लिए। हालांकि हमारे हमारे जो थिंकिंग है उस हिसाब से दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ओएफएस होना चाहिए। और अभी का डेट में जो शेयर प्राइसेस में उछाल आया है उसको देख के तो लगता है कि ये सही समय है डाइवेस्टमेंट करने का, ताकि गवर्नमेंट को अपना जो शेयर है उसका सही कीमत मिले और गवर्नमेंट फंडिंग मैक्सिमम हो। अगर 2 साल से हम लोग वेट करें डाइवेस्टमेंट का, अगर डाइवेस्टमेंट 3-6 महीने के अंदर में हो जाए तो फिर रिस्ट्रक्चरिंग करने में कोई रुकावट नहीं होगा। शुक्रिया अरुण मिश्रा जी, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। जो हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करते हैं, महेश, तो ओवरऑल जो अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है कीमतों में ग्लोबली, उसका इम्पैक्ट साफ तौर से होगा, लेकिन अब ये बताएं कि इस डिमांड ट्रेंड को देखते हुए और जिस तरह से कंपनी की योजनाएं हैं, क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपका कोई कॉल बनता है?
डेफिनेटली मेटल सेक्टर में हमारे स्पेसिफिक का बहुत सारे जो है स्टॉक जो है रडार पे रहते हैं। उनमें से एक हिंदुस्तान जिंक भी है। तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर अगर मैं ओएफएस की बात को अगर छोड़ दूं, तो हमारे हिसाब से ये स्टॉक जो है अगले 1-2 महीने के अंदर और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। 380 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल, 380 385 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रेक नहीं करता है, हो सकता है कि छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। बट ये जो अभी के जो साइकिल है मेटल के, वो हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं पे मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सस्टेन करना चाहिए। एक कंसोलिडेशन भी हो सकता है, बट नीचे ज्यादा आने के चांसेस जो है वो इतने नहीं लग रहे। तो उस हिसाब से हमारा व्यू हिंदुस्तान जिंक के अंदर 460 से 475 का व्यू बैठ रहा है। वो है 3 महीने के हिसाब से। बट यस, अगर ओएफएस वगैरह आता है तो एक थोड़ा सा कौन से लेवल पे गवर्नमेंट इश्यू करती है, जैसा कि अरुण जी ने डिस्कस किया, अगर वो आता है तो वो भी यही लेवल के करीब करीब आएगा। और वो अगर आता है तो उसको मार्केट ऑब्जर्व कर लेगा, और मेटल्स के प्राइस जो है कहीं ना कहीं पे सस्टेन करेंगे। इनका मार्जिन जो है इम्प्रूव हो सकता है यहाँ से, जिसके हिसाब से मेटल के प्राइस अप है। तो कहीं ना कहीं पे अगले रिजल्ट जो है वो अच्छे एक्सपेक्टेड है। और ये जो काउंटर है फंडामेंटली काफी बढ़िया काउंटर है। इसको इतना उछाल बाकी सारे काउंटर में देखा, बट इसमें अभी रिसेंट अपन ने मुंह देखा है, तो यहाँ से भी एक अपसाइड का मोमेंटम हमारे हिसाब से इसमें बनता है। 380 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे इसके अंदर, और 460 से 475 के टारगेट जो है 3 मंथ के हिसाब से रखेंगे। ओएफएस वगैरह आता है तो एक कंडीशनल हो जाते हैं, तो वहां एक अपन कंडीशनल देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल व्यू हमारा इसमें अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है।